तो नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, इंश्योरेंस। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन बनना इसमें 100% श्योर है। किसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? मान लो आ गया मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, डिफाइन इंश्योरेंस, है ना? तो क्या लिखोगे? इंश्योरेंस जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। किसके और किसके बीच में? वेरी गुड, बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर। किसके और किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि इन केस ऑफ एनी क्या बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ और एनी हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कंपनी विल कंपनसेट फॉर दैट। ये होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो मेन वर्डिंग्स क्या लिखोगे इंश्योरेंस की? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर whereby compensation will be paid by the insurance company on the certain events. Clear? ओके। एंड इन रिटर्न वो क्या लेती है हमसे? प्रीमियम लेती है, या तो लमसम लेगी या फिर रेगुलर इंटरवल पे क्या लेगी अपने लिए, अपने अपन से क्या लेगी? प्रीमियम। क्लियर? यस नो? इंश्योरेंस का मीनिंग हो जाएगा क्या? लिखोगे क्या है इंश्योरेंस? सब बोलो। बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर and whereby insurance company will pay compensation on the happening of certain event. ओके, अब इसमें जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, भैया बहुत ज्यादा बोरिंग है लेकिन चांसेस है कुछ ना कुछ तो आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो पहला लिखा है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बंदे, देखो मैं सीधा ना एग्जांपल समझा दे रही हूँ। देखो, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब बराबर भरोसे से, क्योंकि आपने कंपनी पे भरोसा किया, कंपनी ने क्या किस पे भरोसा करी? आप पे। मान लो आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आपने उस हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी वाले ने पूछा आपकी तबीयत कैसी है? आपने बोला एकदम फिट टू भैया। कोई ऑपरेशन हुआ क्या? आपने बोले नहीं हुआ है। शुगर है, ब्लड ये क्या बोलते हैं, शुगर है, बीपी? आपने बोला कुछ भी नहीं है हमको। आपने झूठ बोल दिया, जबकि आपकी एक सर्जरी हो चुकी थी और आपने क्या बोल दिया? झूठ। तो ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो। अगर आपका झूठ बाद में पकड़ा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करेगी नहीं। है तो है बोलो ना, और नहीं है तो नहीं। और अगर मान लो आपका झूठ बाद में पकड़ा गया तो कंपनी आपको कंपनसेशन नहीं दे, क्योंकि वहां पे कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अच्छा देखो, ध्यान दो, इसमें है ना, देखो कितने टाइप के इंश्योरेंस है इसमें मैं बताती हूँ। नहीं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है? दूसरा लाइफ, मरीन, फायर, और एक होता है जनरल। क्या होता है? जनरल। ध्यान देना, कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। क्लियर हो गई बात? तो जो प्रिंसिपल्स है ना, कितने प्रिंसिपल्स है? 7 प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल्स है? तो ये जो अपन ने पहला प्रिंसिपल पढ़े कौन सा वाला? अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ। तो क्या ये सभी टाइप के इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है? यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑल टाइप मतलब कौन कौन से टाइप है? लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो ये चारों टाइप के इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल लागू है। सब में विश्वास होना चाहिए। समझ में आई? उसका एग्जाम्पल क्या लिखा अपन ने कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैज गॉन एंड ही हैड सर्जरी एंड he did not disclose it to the insurance company, then company will not approve the claim. Okay. नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नंबर 2 क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है देखो, और ये किस किस में लगा है देखते हैं। ये भी ऑल टाइप्स में लगा है। इसमें लगा ये भी ऑल टाइप। ऑल टाइप मतलब ये वाले 4 टाइप। ये वाला प्रिंसिपल भी इन चारों इंश्योरेंस में लागू हो रहा है। अब इसमें क्या रहता है? Insurable interest means some financial interest in the subject matter. This insurance must have insurable interest in the subject matter of the insurance.
It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of that subject matter puts the insurer in the financial benefit, whereas the non-existence of subject matter put into financial loss. मतलब ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए जिसका अपन क्या करवा रहे हैं, इंश्योरेंस, कुछ तो भी होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस लिया है, क्या लिया है, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा, बिजनेसमैन को किस पे रहेगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसके गुड्स में, यस नो। एक पर्सन को वहां पे रहेगा, इंडिविजुअल को अपने खुद की लाइफ या फिर उसकी प्रॉपर्टीज में। बिजनेसमैन को वहां में रहेगा गुड्स में या फिर उसके बिजनेस की प्रॉपर्टीज। समझ में एक सब्जेक्ट मैटर तो होना चाहिए ना जिसको आप प्रोटेक्शन कर रहे हो वो। ओके, अब आगे देखते हैं तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका पीछे क्वेश्चन बना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तीसरा क्या है, इंडेमनिटी। अच्छा, क्या ये भी चारों प्रकार के इसमें लागू हो रहा है? नहीं, ये लागू हो रहा है सिर्फ इसमें, मरीन में, फायर में और जनरल। ये लाइफ इंश्योरेंस में लागू हो रहा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितना लॉस हुआ है उतने की भरपाई करके दी जाएगी। एक्चुअल मान लो 5 लाख का लॉस हुआ तो 5 लाख की भरपाई करके दी जाएगी, लेकिन क्या किसी बंदे की लाइफ की वैल्यू को आप निकाल सकते हो क्या मनी टर्म्स में? हाँ, कोई बंदा मर गया, उसकी कितनी कीमत लगाओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन मान लो किसी की क्या बोलते हैं दुकान चल गई, उसका निकाल सकते हैं मैं, है ना। तो इंडेमनिटी का मतलब वो होता है, देखो पढ़ू एग्जाम्पल पढ़ू मैं, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे उससे क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे। इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 2 lakhs एंड इफ द लॉस बाय फायर इज ₹1 lakh, प्रॉपर्टी कितने की इंश्योरेंस करवाई थी? 2 लाख, और लॉस बाय फायर कितना हुआ? 1 लाख। देन द इंश्योर कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर 1 lakh ओनली। आपको कितने का कंपनसेशन देंगे? 1 लाख। एक्चुअल लॉस जो हुआ है उसका आपको मिल रहा है ना भर के, यस नो। लेकिन क्या लाइफ इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि बचे हुए 3 प्रिंसिपल्स में एप्लीकेबल है। क्लियर? अटमोस्ट गुड फेथ किस किस में एप्लीकेबल है? ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ बिकॉज द एक्चुअल लॉस इन द मॉनिटरी टर्म्स कैन नॉट बी मेजर, बट ये 3 टाइप में मेजर किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले एग्जांपल समझ लो। मान लो ए नाम का बंदा है, उसने अपने स्कूटर का इंश्योरेंस करवाया। क्या करवाया? स्कूटर का इंश्योरेंस। उसका स्कूटर गुम गया, उसने रिपोर्ट लिखवाया, बराबर है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसने रिपोर्ट की कॉपी किसको दी? इंश्योरेंस कंपनी को। किसको दी? हाँ, कंपनी ने बोली हाँ यार इसका तो स्कूटर गुम गया है, इसने पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दिया है। कंपनी ने उसका क्लेम अप्रूव कर दी, उसको नया स्कूटर मिल गया। किससे मिल गया? इंश्योरेंस कंपनी से बंदे को नया स्कूटर मिल गया। अब बाद में क्या हुआ कि बाद में वो स्कूटर मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया स्कूटर। यस, वो स्कूटर पे पुराना वाला किसको मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आई? देखो पहले घूमा, रिपोर्ट फाइल हो गई, कंपनी ने पुलिस रिपोर्ट देख ली। किसने? कौन सी कंपनी ने? इंश्योरेंस कंपनी ने पुलिस रिपोर्ट देख ली, उसने मान गई हाँ सच में इसका स्कूटर गुम गया, इसने इंश्योरेंस करवा के रखा था, इसको तो देना पड़ेगा। उसने दे भी दी, लेकिन बाद में वो स्कूटर मिल गया। अब क्या होगा? कौन रखेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी। अब वो उसको बेचे, स्क्रैप में डाले, उसको नीलामी निकाल दे, कुछ भी कर रहे वो उसका मैटर है। समझ में आई? यस नो। यानी कि अब जिसको नया स्कूटर मिला है वो क्लेम कर सकता है कि अपने पुराने स्कूटर पे? नहीं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या बोलते हैं इसको? यस। ये जो सब्रोगेशन वाला है ना, सब्रोगेशन है, ये भी ऑल टाइप, ये भी लगा हुआ है। दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब ये वाला, ये तीनों में लगा है, ये वाला तीनों में लगा है। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो कुछ चीजें ऐसे रहती है जिनकी जो मॉनेटरी वैल्यू रहती है ना बहुत ज्यादा रहती है,
कैसे रहती? बहुत ही। एक इंश्योरेंस कंपनी मान लो कवर नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या होगा, उसने मान लो एक या एक से ज्यादा लोगों से इंश्योरेंस निकलवा के रखा है। कितने लोगों से? एक या एक से ज्यादा लोगों ने निकलवा के रखा है। मान लो कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी। कितने की थी? 2,50,000। 2,50,000 की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब इसमें से इसने क्या किया है, मान लो आधा कहीं से निकलवाया है, आधा निकलवाया इंश्योरेंस कंपनी ए से और आधा निकलवाया इंश्योरेंस कंपनी बी से, बराबर है। जब लॉस होगा तो दोनों कैसे देंगे? आधा आधा देंगे, प्रोपोर्शनेट देंगे। मान लो उसने 1/3 इससे निकलवाया है और 2/3 इससे निकलवाया है, तो ये कितने की भरपाई करके देगा? 1/3 की। ये कितने की भरपाई करके देगा इंश्योरेंस कंपनी भी? 2/3 की। समझ में आई? कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब होता है कम से कम करने की कोशिश करो, मिटा दो। मिटिगेशन, कम करो। मान लो अपन देख रहे हैं, अपन ने दुकान का इंश्योरेंस करवा के रखे, किसका? और अपने सामने आग लग गई, अपन को तो मालूम है अपना इंश्योरेंस है, तो अपन जलने देंगे क्या? जानने जलने दे, वैसे भी स्टॉक पुराना हो गया था। अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि नहीं, हमने तो पूरी कोशिश करी बचाने की। यस नो, भले ही अपन को क्या मिलने वाला है कंपनी से? पैसा, लेकिन तुम सामने से जलने दो, ऐसा कंपनी बोल रही है क्या? इसको बोलते प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। आप जानबूझ के, आपको पता है कि आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप जानबूझ के भैया आग लगने मत दो, और अगर लग भी गई तो उसको कम करने की कोशिश करो। तो ये प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल हो रहा है, इसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल कॉज। एक्चुअल कॉज मतलब कारण। देखो, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है ना, जैसे मान लो कोई बहुत अमीर बंदा है, बहुत अमीर बंदा है, उसने क्या करके रखा, 2 इंश्योरेंस करवाया अपने घर का। एक थेफ्ट का करवा लिया, काय का करवाया? थेफ्ट का करवाया, दूसरा फायर। अब मान लो, नहीं फायर का नहीं करवाया उसने, किसका करवाया? उसने थेफ्ट। ये मेरे घर में बहुत सारी चीजें रखी हुई है सोने चांदी की, और उसने क्या करवा लिया? थेफ्ट के लिए इंश्योरेंस करवा कि भैया मेरे को लॉस होना चाहिए नहीं, मान लो चोरी हो भी गई तो मेरे को भरपाई होके मिल जाए। अब चोर ने क्या किया? चोर ने 2 कांड किया, चुरा के भी ले गया, चुराने के बाद उसमें आग भी मार दिया घर में, लेकिन आपने इंश्योरेंस क्या करवाया था? थेफ्ट का। तो कंपनी आपको फायर का नहीं देगी, यस, इसका पैसा देगी। कॉजा प्रोक्सिमा, नियरेस्ट कॉज कौन सा, यानी कौन सा कॉज था आपका? ये वाला कॉज था, आपने इसी का करवाया था। तो चोरी भी कर लिया, आग भी लगा दिया, तो कंपनी इसका नहीं देगी भैया, कंपनी से पैसा देगी, चोरी का पैसा देगी। क्लियर हो गई बात? यस नो? तो ऐसे खतरनाक चोरों से सावधान रहे, सतर्क रहे, और जानने के लिए देखते रहे सावधान इंडिया। दोनों का ले लो, है ना बात? दोनों का ले लेना, बता रही हूं मैं, छोड़ना नहीं एक भी। ओके, अब आ जाते हैं भैया टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो एक काम करो, बहुत ज्यादा पका हुआ है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, शॉर्ट में पढ़ाऊंगी बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस किसको बोलेंगे? लाइफ इंश्योरेंस बताओ। सब प्रकार का इंश्योरेंस की स्टार्टिंग वहीं से करना है, कहां से? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी विल पे कंपनसेशन ऑन द इवेंट ऑफ डेथ और ऑन मैच्योरिटी। ओके, अब इसमें बहुत ही शॉर्ट में फटाफट देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहला उसके टाइप, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ मतलब क्या होगा? जिंदगी भर के लिए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी भर इंसान पैसा भरता रहा, भरते रहा, भरते रहा, जैसे ही मरा उसकी बीवी बच्चे को पैसा मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि इसमें पैसा कब मिलेगा? इन द इवेंट ऑफ डेथ। पूरी लाइफ तक के पैसा भरा है, जैसे ही वो खत्म हुआ तो पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिल जाएगा। क्लियर? नंबर 2, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें रहता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता है। कैसा रहता है? स्पेसिफिक पीरियड खत्म कि आपको पैसा मिलना, आपको मिलेगा, या फिर जिसको आपने नॉमिनेट करके रखा उसको मिलेगा। अच्छा, मान लो स्पेसिफिक पीरियड के पहले आपकी डेथ होगी तो डेथ नहीं मिल जाएगा। देखो, मान लो किसी ने, बंदे ने करवा के रखा भैया 60 साल के बाद मेरे को पैसा मिलना चालू हो जाए, 60 साल के बदले वो 40 साल में मर गया, तो 60 साल के बाद उसकी नॉमिनी को मिलेगा कि 40 साल में नॉमिनी को मिल जाएगा? 40 साल में नॉमिनी को मिल जाए। तो करवाया था स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब। नंबर 3, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस सुन रहे हो ना? वो कपिल शर्मा की फोटो में हाथ चढ़ जाता है,
सिर्फ 300-400 रुपए महीने के दो, और अगर आदमी मर गया, अनटाइमली डेथ हो गई, तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा ही मिलेगा उसकी फैमिली के लिए। समझ में आएगा? सबसे लोएस्ट प्रीमियम किसका रहता है? टर्म इंश्योरेंस। सबसे लोएस्ट किसका रहेगा? इसमें क्या रहेगा? ऑन द इवेंट ऑफ अनटाइमली डेथ किसको मिलेगा? नॉमिनी को लमसम पैसा मिल जाएगा। एन्युटी पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी में क्या होएगा कि या तो लमसम पैसा दो या तो इंस्टॉलमेंट में पैसा दो, है ना, और एक पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हर महीने पैसे मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। पेंशन टाइप से। किस टाइप से पार? इसको बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। इसमें लमसम भी दे सकते हो और टाइमली भी दे। मनी बैक पॉलिसी, नाम भी आंसर है। हर 5 साल में पैसा मिलेगा, 10 साल में पैसा मिलेगा, 15 साल में पैसा मिलेगा। मनी बैक पॉलिसी। चाइल्ड इंश्योरेंस बताने की जरूरत है क्या? किसके लिए करवाते हैं? बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इंश्योरेंस निकलवा लो, 5 साल का हुआ नहीं कि इंश्योरेंस निकलवा लो, ताकि पढ़ाई, शादी वादी, एजुकेशन वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्लियर? बच्चा मर जाएगा तो, अरे यार अभी क्या ही बोलूं, बच्चा मर जाएगा तो वापस पेरेंट्स को पैसा मिल जाएगा। रिटायरमेंट प्लान, नेगेटिव का कुछ सोचता है यार। रिटायरमेंट प्लान, तो उसके नाम भी उसका आंसर है। क्या नाम है? रिटायरमेंट प्लान। लेकिन एक्चुअली वो पॉलिसी ऐसे नहीं रहती है, पार्थ को बताती है कैसे रहती है। मान लो बच्चा हुआ 5 साल का हो गया, उसके जन्म में उसके पिताजी ने उसके लिए चाइल्ड इंश्योरेंस ले लिए। चाइल्ड इंश्योरेंस का मतलब ये रहता है, मान लो कि 25 साल का था, 20 साल का था उसका टर्म। कितने साल का था? 20 साल तक के पेरेंट्स पैसा भरेंगे। 20 साल के बाद जब बच्चे की एजुकेशन और शादी के लिए पैसा लगेगा तो पैसा अपन को मिल जाएगा। लेकिन उस 20 साल में मान लो 2 साल ही छुआ, 2 साल ही पेरेंट्स ने पैसा भरा, फिर पेरेंट्स मर गए। हाँ पेरेंट्स सुन, तो चाइल्ड की पॉलिसी है ना, पेरेंट्स मर गए, 2 साल ही पैसे भरा। भरना कितने साल था? 20 साल। 2 साल ही पेरेंट्स ने पैसा भरा, 2 साल के बाद वो मर गया। तो कंपनी जो है, कंपनी वो बोल लेगी अब हमको आगे 1 रुपए का भी प्रीमियम चाहिए नहीं, ये चाइल्ड पॉलिसी थी तो हमको 2 साल की प्रीमियम में भी आपको जितनी की हमने प्रॉमिस किए थे 20 लाख 50 साल, भले ही आपने 2 साल क्यों ना भरे आपके पेरेंट्स, लेकिन हम आपको पूरा पैसा देंगे। और बच्चा मर जाएगा, हाँ, तो पेरेंट्स को पैसा मिलेगा। हाँ नहीं, वो पॉलिसी तो क्लोज हो जाएगी ना। अब एक काम करूँ कि पहले एजेंट बनती है LIC की, वे एजेंट बन के पूरा डिटेल निकालवा लेती कि बच्चा मर गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, है ना, दूसरा बच्चा हो गया तो क्या कर रहा है, सब पूछना पड़ेगा ना। तूने कल कोई क्वेश्चन पूछा मेरे से तो। यूलिप पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी का मतलब होता है कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि लिंक्ड रहती है लाइफ म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट, जो इसको बोलते हैं यूलिप पॉलिसी। तो कौन कौन से टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी हमने? कि फायर में कहां से पहुंच गया, बराबर बता। होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, एन्युटी, मनी बैक, चाइल्ड, रिटायरमेंट। इसमें से 4 के तो नाम याद कर लो। होल लाइफ याद कर लो, एक रिटायरमेंट याद कर लो, चाइल्ड याद कर लो, और कौन सी याद करो? टर्म इंश्योरेंस। 4-5 याद कर लो, हो गया। मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब क्या होता है? मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस किसको बोलेंगे? यस, वेरी गुड। टीचर ने पानी वेस्ट किया, उतने पानी को कौन मरेगा? नाक में डाल के तेरी नाक में ना भी डालते, रुक जा। मरीन इंश्योरेंस किसको बोलेंगे कदो? मरीन इंश्योरेंस, यस, वेरी गुड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड चलते हैं ना, ज्यादातर वो चलते हैं समुद्र के रास्ते से। तो उस समय क्या, तो बड़े बड़े लार्ज उसमें कंटेनर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स रहते हैं, तो उनका इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज जाती है, छोटे मोटे क्वांटिटी में नहीं जाती, वो बता बल्क क्वांटिटी में जाती है, तो उसका भी इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है। तो इसमें इसका मीनिंग में क्या लिखोगे? मीनिंग में क्या लिखोगे? पानी की वजह से जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई जो करके देगा वो इंश्योरेंस को क्या बोलेंगे? मरीन इंश्योरेंस। और पानी मतलब ये नदी तालाब का पानी नहीं भैया, समुद्र का पानी। कौन सा पानी? समुद्र का। तो मैडम हिंगना की नदी में डूब गया, ऐसा होगा क्या? नहीं,
मरीन इंश्योरेंस है इट। अच्छा इसका मीनिंग बताओ। Between insurance company and insurer whereby the insurance company will pay compensation on any loss occurred in the sea, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स है भैया, फटाफट टाइप देख लो। OH पॉलिसी पहला कौन सा है? इसमें क्या होएगा, जैसे ही वो जो प्रोडक्ट है, जैसे ही जो गुड्स है वो उस पर चढ़ गया, किस पे चढ़ गया? शिप में चढ़ गया। जैसे ही चढ़ गया, जितने भी समय के लिए चढ़ गया, उसका इंश्योरेंस वहां पे स्टार्ट हो गया, उसको बोलेंगे OH पॉलिसी। जैसे ही शिप स्टार्ट हो गई मान लो उसमें, तो इंश्योरेंस भी स्टार्ट। जैसे शिप जाकर रुक गई, इंश्योरेंस खत्म। दूसरा टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी का मतलब होता है कि समय के लिए, 1 साल, 1 साल के लिए चलेगी। मरीन इंश्योरेंस कब तक के लिए रहेगा? अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यूशन क्लॉज ऐड करना पड़ता है। जनरली किस साल के रहेगा ये टाइम पॉलिसी इसकी? 1 साल। 1 साल के लिए कवर होगा, उसके बाद कवर होगा नहीं। और अगर 1 साल के बाद भी कवर करवाना है तो कंटिन्यूशन क्लॉज ऐड करना पड़ेगा। मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी में क्या होगा? वॉइस पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन। वैल्यूड पॉलिसी। अब इसमें क्या रहेगा? एक वैल्यू एग्री कर लेंगे। क्या एग्री कर लेंगे? अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी, उससे कोई मतलब नहीं। हमने एक वैल्यू एग्री कर ली, लॉस होगा तो इतनी वैल्यू भर के देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे वैल्यूड पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी, पूरा अपन को ठंडी लगती है अपन पूरा ओढ़ लेते हैं ना, पूरा सब चीजें कवर हो जाएगी इसमें। देखो लिखा है ना, फुल प्रोटेक्शन, फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। इट कवर मल्टीपल रिस्क। मल्टीपल रिस्क कवर हो जाएगा ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी इसमें क्या होगा कि जब तक मान लो पोर्ट में पड़ा हुआ है सब सामान, कहाँ पड़ा हुआ है? पोर्ट से जब तक के शिप में चढ़ता नहीं, तब तक के बीच की जो कवर करेगा इंश्योरेंस वो बनेगा कौन सा? पोर्ट रिस्क पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी का मतलब होता है कि देखो, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरेंस। एक या एक से ज्यादा लोगों से अगर हमने परचेज किया है पॉलिसी तो क्या बोलेंगे? कंपोजिट पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी। छोटी सी शिप है, छोटी सी नाव है, उसमें जा रहा है कोई प्रोडक्ट, सिंगल वेसल पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी, अब वो छोड़ दो, इतना बहुत हो गया, 8-9 टाइप हो गए। फायर इंश्योरेंस देखो फटाफट देखिए। फायर इंश्योरेंस मीनिंग लिख लोगे, कंपनसेशन कब पे होगा? एट द इवेंट ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी देखो, वैल्यूड पॉलिसी इसमें भी थी रे, मरीन में भी थी, मरीन में भी थी। उसमें क्या एग्री कर लेंगे? एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्री कर लेंगे। और फायर इंश्योरेंस में वैल्यू है, इसमें भी क्या कर लेंगे? एक वैल्यू एग्री कर लेंगे। कितने का भी लॉस हो, कम का लॉस हो या ज्यादा, एक वैल्यू फिक्स हो गई, वैल्यूड पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी, 50% एवरेज करके देगा पैसा। मान लो 50,000 का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? एवरेज निकालो, कितना मिलेगा? 25। इसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि यही होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप ये कर लो, कितने का भी लॉस हो, मार्केट वैल्यू कितनी भी चल रही होगी, लेकिन आपको क्या मिलेगा? स्पेसिफिक कंपनसेशन ही मिलेगा। फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है? कई बार किसी किसी का गुड्स क्या होता है, शिप में चढ़ा गुड्स, फिर वहां से वो गया दूसरे पोर्ट में, वहां पे कुछ उतरा, फिर वहां से कहीं गोडाउन में गया, फिर बचा हुआ इसमें गया। मतलब एक ही समय, मतलब क्या होगा? गुड्स कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम कहीं ज्यादा, और कभी कहीं हो सकता है। तो सब जगह की चीजों को ये कवर कर लेगा। गोडाउन में हुआ या फिर पोर्ट में है या फिर वेसल पे, कहीं पर भी है, सबको कवर करेगा, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी, सिर्फ मिनिमम वैल्यू के लिए एक पॉलिसी लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक पॉलिसी लेंगे। अब और भी बहुत सारी है, बट इतना ही करो, नहीं तो मैं सो जाऊंगी और तुम लोग भी सो जाओगे। बस अब उसको बंद करो।